हेलो फ्रेंड्स, आज हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर है। तो आज हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा की कहानी। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। तो सबसे पहले देखा जाए तो जो वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब वहाँ के इंजीनियरों को यह हड़प्पा पूरा स्थल मिला था जो आधुनिक पाकिस्तान में है। अभी हड़प्पा देखा जाए तो आधुनिक पाकिस्तान में वो है। और जब ये मिला तो उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, क्योंकि वहाँ की ईंटें मजबूत थीं। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता के इमारतें कहा गया, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो इसके बाद जो भी पुरास्थल मिले उसे वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें ही कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इन नगरों की विशेषता देखते हैं। जो हड़प्पा नगरें थी उनकी, इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। जो वहाँ की नगरें थीं उनको 2 भागों में बांटा गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। जो पश्चिम की ओर था वो भाग छोटा था और ऊंचाई की ओर बना हुआ था। मतलब वो जो एरिया था वो ऊंचाई पे था और वहाँ पे जो एरिया था ऊंचाई पे था, वहाँ पे नगर बना हुआ था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। जो निचले वाला हिस्सा है पूर्वी हिस्सा था, वो बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन यह निचले इलाकों में बना हुआ था। तो ये 2 अलग अलग जगह थे। तो जो ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो ऊंचाई वाला भाग था उसे दुर्ग कहा, और निचले वाले हिस्से को जो पूर्व की ओर बना हुआ था, निचला हिस्सा जो अधिक एरिया में था, उसे नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थीं। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थीं कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। उनकी ईंटें बहुत ही मजबूत होती थीं, जिससे कई हजार साल तक उनकी दीवारें खड़ी ही रही थीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। तो मोहनजोदड़ो में खास तालाब था और स्नानागार भी था। तो जो खास तालाब था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने और ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी, जिससे उसके बीच से पानी का रिसाव नहीं हो पाता था। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। तो बीच में स्नानागार था, जैसे तालाब या महान स्नानागार बोले, और उसके बाहर से आने जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। और जो स्नानागार था इसमें भरने के लिए पानी कुएं से ही निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, ये शायद बोल रहे हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों पर अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड से क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ यज्ञ किए जाते रहे होंगे।
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। वहाँ पे इन लोग स्टोरेज भी करते थे। तो ये कहाँ मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में, और अग्निकुंड कालीबंगा लोथल में मिला है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों ने अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के लाल बर्तन, जिन पर काले रंग के चित्र बनाए गए थे। जो लाल बर्तन था उसके ऊपर काले रंग के चित्र उकेरे गए थे। पत्थर के बाट मिले हैं, बाट जिसे तौला जाता है। मुहरे, मन के, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड ये वहाँ पे मिले हैं। ये दिख रहा है, ये महान स्नानागार है। ये बीच में स्नानागार है। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं आने जाने के लिए, और ये अगल बगल कमरे बनाए गए थे। भवन, नाले और सड़कें, ये भी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलें होती थीं। जो हड़प्पा के नगर थे उनके घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलें होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और बीच में आंगन रहता था। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कुएं सभी घर में कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ घरों में कुएं होते थे और अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता ही था। कई नगरों में ढके हुए नाले मिले हैं, जहाँ पे जो वेस्ट पानी होता है, वो घर से बाहर जो पानी निकलता है उसके लिए जो नाले थे वो ढके हुए थे, ओपन नहीं थे, ढके हुए थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, और वहाँ पे घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। जैसे छोटी छोटी नालियों करके और बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह पर मेनहोल बनाए गए थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। बीच बीच में इसमें होल थे, जिससे वो जो ढका हुआ था बीच में जगह थे, जिससे वो सफाई कर सके नालों की। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो यहाँ पे घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से ही एक साथ किया जाता था। ऐसा नहीं कि एक कर लिए बाद में कैसे बनाना है, ऐसे ये नहीं करते थे। पूरा तैयारी करके किस तरह से बनाया जाना है। नेक्स्ट है वहाँ पर के नगरीय जीवन, जो हड़प्पा सभ्यता की थी उसकी नगरीय जीवन। तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। ये सिर्फ ऐसा एक अनुमान है। और इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे। लिपिक मतलब लिखने वाला, तो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते रहे होंगे। जैसे मुहर पर लिखा गया है तो वो अगर कहीं पड़ा हुआ है तो वो पिघल नहीं जाएगा, गल नहीं जाएगा, लेकिन कुछ पत्ते पर लिखा हुआ है और मिट्टी में दब गया तो शायद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी प्रकार और कुछ अन्य चीज़ों पर भी लिखते रहे होंगे, लेकिन जो बच नहीं पाई। मिट्टी के बने खिलौने भी मिले हैं, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बने खिलौने भी मिले हैं। सबसे ऊपर ये मोहनजोदड़ो की एक सड़क, ये जो दिखाई दे रही है ये मोहनजोदड़ो की एक सड़क है।
और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं दिखाई दे रहा है। बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर, ये मुहर भी दिखाई दे रही है। मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में हैं। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वान ने इसे पढ़ने की कोशिश की। जो ये लिखा हुआ है मुहर में, उसे लोगों ने पढ़ने की कोशिश की लेकिन पढ़ नहीं पाए, और यह पता नहीं चला कि इसका अर्थ क्या है। ये जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग भी नहीं पता चला है। और दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। ये पकी हुई मिट्टी के खिलौने हैं जो मिले हैं। यहाँ पे ऊपर की ओर ये दिख रहा है जो, वह तौलने वाला एक बाट बनाया गया है, पत्थर के बाट। ये कितने ध्यान और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। चर्ट पत्थर से जो बाट है वो चर्ट पत्थर से बनाए गए हैं। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए ही बनाया गया होगा। तो ये बाट है। नगर और नए शिल्प हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी वस्तुओं से बनाई गई हैं। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में तांबे के और कांसे के औजार, हथियार और गहने बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे, मतलब कांसे, तांबे, सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। और वहाँ पे तांबे, कांसे, सोने, चांदी ये धातुओं के बर्तन बनाए जाते थे। तो कभी क्वेश्चन में आता है अगर कि वहाँ पे कांसे का उपयोग नहीं होता था या सोने चांदी का, तो याद रखिएगा वहाँ पे तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से वहाँ पर सारे गहने, बर्तन, हथियार, औजार ये सब बनाए जाते थे। और सोने और चांदी के बर्तन भी और गहने भी बनाए जाते थे। यहाँ मेरी सबसे आकर्षक वस्तुएं मनके और बाट हैं। बाट और फलक, मनके, बाट और फलक। तो देखते हैं मनके, बाट और फलक। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। जो मुहरें बनाते थे, मुहरों पे जानवरों के चित्र अंकित करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये जो लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे उसमें काले रंग का डिजाइन करते थे और मुहरों पे जानवरों के चित्र। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच में छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। और मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक और नीचे दाएं ओर कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो पहले देखते हैं, ये है, देखो इसको बीच में छेद करके धागा डाला गया है और माला बनाई गई है। अब देखते हैं, कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो जो ये मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। तो ये जो वस्त्र पहना है ये वो कढ़ाईदार दिखाया गया है यहाँ पे। संभवतः 7000 साल पहले
मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष। तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। चांदी के एक फूलदान से ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो ये वहाँ पे मिला है कहाँ? मोहनजोदड़ो में। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई के संकेत देती हैं। तो वहाँ पे पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ जो सूत कताई के संकेत देते हैं, और वहाँ पे कपास का यूज होता था और इस तरह के डिजाइनर कपड़े बनाए जाते थे, कढ़ाईदार वस्त्र बनाए जाते थे। यहाँ पर जो मूर्ति का चेहरा देखिए कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, ऐसा इन्होंने माना। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष रहे होंगे। ये देखो इसकी दाढ़ी, इसकी आंखें बहुत लंबी हैं और इसकी दाढ़ी भी बनाई गई है, और ये एक साइड से वस्त्र को ढक रखा है और इसका एक हाथ टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी पढ़े थे हम फेंस। तो फेंस क्या होता है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर और शंख जो प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। तो जो बालू है, स्फटिक है, उसको पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस में मनके, चूड़ियाँ, बालों और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेंस से मनके, चूड़ियाँ वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो इससे मनके बनाई जाती थी, चूड़ियाँ बनाई जाती थी और छोटे बर्तन भी ये बनाए जाते थे फेंस का उपयोग करके। वहाँ पे देखते हैं कच्चे माल। हड़प्पा के लोग को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वो दूर दूर से आयात किया करते थे। तो तांबा, लोहा, सोना और चांदी और उसके अलावा बहुमूल्य पत्थर का वो दूर दूर से आयात किया करते थे, जो कि वहाँ पे नहीं मिलती रही होगी या कम मात्रा में रही होगी। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। इसे बोलते हैं राजस्थान के खेतरी से तांबे का आयात किया जाता था, या फिर वहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में तांबा पाया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ तक पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो उस समय भी इतनी अधिक दूरी से उन लोग आयात करते थे ईरान से। इस तरह सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। तो इस प्रकार वो तांबे का राजस्थान और कांसे का ईरान, अफगानिस्तान, सोने का आयात कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से ये किया करते थे। इस प्रकार नगरों में रहने वाले के लिए भोजन देखते हैं। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। तो जो किसान थे, चरवाहे थे, वही जो गांव में रहते थे, वही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे।
पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। तो वहाँ पे हल तो नहीं बच पाए हैं, लेकिन उस आकार के खिलौने मिले हैं, जैसे कि ये दिख रहा है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन और जानवरों का शिकार भी किया करते थे। यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है, एक खिलौना है, लेकिन ये यातायात के लिए यूज होता था। ऐसे साधन है उस टाइम पे, लेकिन उस आकार का एक खिलौना मिला है। नेक्स्ट है गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो धौलावीरा, इसमें कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन वहाँ की उपजाऊ थी। धौलावीरा की, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। जैसे हमने देखा, हड़प्पा में जो ऊंचाई पर स्थित था, कम क्षेत्र में था वो दुर्ग, और जो नीचे मतलब कम ऊंचाई पर स्थित था वो नगर पूर्व की ओर और अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था। तो उसे 2 भागों में बांटा गया था, दुर्ग और नगर। और यहाँ पे देखें धौलावीरा, तो धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। सॉरी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। जो अभिलेख है उनको लकड़ी में जड़ा गया था। और यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए थे। तो जो हड़प्पा में जितनी लेख वो कहीं मुहर पे इस प्रकार की छोटी वस्तुओं पर लिखे गए थे, तो वो पाए थे। गुजरात अब देखते हैं नेक्स्ट। ये धौलावीरा हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं लोथल। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। तो यहाँ पे इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली हैं लोथल नगर में। यहाँ पे लोथल का बंदरगाह है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, कंफर्म नहीं है, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता रहा होगा। ये देखिए, इसे लोथल का बंदरगाह कहा जा रहा है, जहाँ से माल उतारा या चढ़ाया जाता रहा होगा। यहाँ पर इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने के वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर मिले हैं। मुद्रा
मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहरों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। मुहर की जो छाप है उसे मुहरबंदी कहते हैं। सभ्यता का अंत का रहस्य, तो देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका अंत का रहस्य क्या है। अगर बोला जाए तो ये कंफर्म नहीं है कि इसका रीज़न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया जो इतना डेवलप था। तो यहाँ पे लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है, कुछ कहते हैं नदियाँ सूख गई थी, कुछ अन्य विद्वान कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे क्योंकि वहाँ पे ईंटों को पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इस कारण से कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ इसी जगह पे। तो देखते हैं, नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। यहाँ पे बताया गया है कि नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर जो मिस्र है, मिस्र का अधिकांश भाग में रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं को सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो अगर बोला जाए पिरामिड क्या है, तो जो बड़े बड़े मकबरे हैं वो पिरामिड है। और पिरामिड में होता क्या है, तो राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता है। और जो इस प्रकार के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा जाता है उनको क्या कहते हैं, मम्मी। तो उन्हें मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं। इसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। यहाँ पे शवों को दफनाने में ही लोग बहुत ही अधिक धन दौलत खर्च करते थे। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है हड़प्पा। यहाँ पे जो उपयोगी शब्द दिया है ये सब हम पढ़े हैं, तो इसको देख लीजिएगा आप एक बार। जैसे नगर, दुर्ग, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल और सिंचाई, ये सब। और तांबा कहाँ मिलता है, सोना, टीन और बहुमूल्य पत्थर। तो अभी क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।